वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम और आप देखने जा रहे हैं मॉन्स्टर सीरीज का पार्ट 10। अगर आपने पिछले 9 पार्ट्स को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स है, उनको जाकर देखिए, तभी तो आपको सारे पार्ट्स अच्छे से समझ में आएंगे। तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि ली गैंगस्टर बॉबी के ऑफिस में घुस गया और उसने बॉबी के लैपटॉप से नाथन के काले धन का सारा डेटा पेन ड्राइव में कॉपी कर लिया था। बॉबी और उसके गुंडों ने इसको पकड़ लिया और उसके पेट में नुकीली चीज घोंप दी थी और एंड वक्त पर रोशी ने उसको बचा लिया था दोस्तों। पर रोशी और ली एक दूसरे को देखकर बिल्कुल चौंक गए थे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो पार्ट 10 की शुरुआत में दिखाते हैं कि ये लोग लिफ्ट से नीचे भी नहीं जा पाते क्योंकि सारे गार्ड्स को बॉबी ने इन्फॉर्म कर दिया था कि किसी को बाहर मत जाने देना। तो ली और रोशी किसी दूसरे फ्लोर पर उतरकर सीढ़ियों से बचने की कोशिश करते हैं, पर कहाँ वहाँ भी इनके गुंडे पीछे पड़ जाते हैं और कोई रास्ता न पाकर वो एक कमरे में खुद को लॉक कर लेते हैं। पर बॉबी के आदमी वो बाहर से दरवाजा तोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं। ली तो हार मान चुका था कि बस अब बचने का कोई रास्ता नहीं है और ये 3rd फ्लोर है, यहाँ से नीचे कूद भी नहीं सकते। पर दोस्तों रोशी खिड़की पर एक किक करती है और वहाँ के लोहे का ग्रिल टूटकर बाहर गिर जाता है। इतने में बाहर बॉबी आ जाता है और दरवाजे को लात मार मार कर तोड़ देता है। वो अंदर आते हैं तो देखते हैं कि खिड़की टूटी हुई है। एक आदमी पूछता है कि अब क्या करे बॉस। बॉबी कहता है मेरे सर पे नाचो। अब एक गधो, वो दोनों भाग गए, उनको पकड़ो, कूदो यहाँ से। इस पर दोस्तों 5-6 आदमी बाहर कूद जाते हैं एंड वो बाकी आदमियों को सीढ़ी से जाकर दूसरी तरफ से उन्हें लॉक करने को कहता है। बॉबी भी निकलने वाला होता है कि उसे शक होता है कहीं वो बाथरूम में तो नहीं है। असल में दोस्तों ली और रोशी बाथरूम में ही छुपे थे। बॉबी धीरे से बाथरूम की ओर जाने लगता है पर ली उसके फुट स्टेप्स को सेंस कर लेता है और फटाक से दरवाजा खोलता है। बेचारे बॉबी की नाक कट जाती है और खून बहने लगता है। इसी बीच ये दोनों बचकर वहाँ से भाग जाते हैं पर ली ज्यादा दूर नहीं भाग पाता क्योंकि उसके पेट में चोट लगी हुई है। रोशी तुरंत उसको पास के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लेकर जाती है। कुछ ही देर में दोस्तों बॉबी भी अपने गैंग के साथ वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि वो लोग यहीं कहीं होंगे, ढूंढो उन्हें और सबसे पहले तो मैं उनकी नाक काटूंगा। उसके आदमी भी उसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं जहाँ कई दुकानें हैं पर ये दोनों दुकान में कार्डबोर्ड बॉक्सेस के पीछे छुप जाते हैं। रोशी झांक कर देखती है कि कहीं ये लोग आ तो नहीं गए, पर तभी दोस्तों ली को किसी की आहट सुनाई देती है और वो रोशी को नीचे खींच लेता है और कस के पकड़ लेता है। वो लोग तो टॉर्च चलाकर ढूंढते हैं लेकिन अंदर किसी को न पाकर चले जाते हैं। तब जाकर ली रोशी को छोड़ता है और लगता है दोस्तों यहाँ इन दोनों के बीच एक तरह की अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई है। पर रोशी उसको धक्का दे देती है। तब ली चिल्लाता है तो रोशी घबराकर उसके घाव को देखती है और कहता है ओहो ये चोट तो बहुत गहरी है, चलो यहाँ से निकलते हैं। पर ली कहता है कि मैं तो हिल भी नहीं सकता। रोशी की समझ में नहीं आता कि अब करे क्या दोस्तों। वो बाहर बॉबी उनको हर जगह ढूंढ रहा होता है। तब पैनी और उसका असिस्टेंट कार में वहाँ पर आते हैं पर बॉबी को देखकर वो तुरंत निकल जाते हैं। बॉबी उनकी कार को देख भी लेता है। यहाँ रोशी उस दुकान से एक फर्स्ट एड किट निकाल कर ली के घाव को सीने लग जाती है। लगता है NIA में उसे हर इमरजेंसी को हैंडल करने की ट्रेनिंग दी गई है, बहुत बढ़िया। तो ये सब कुछ देखकर ली हैरान रह जाता है और पूछता है तुम सच बताओ तुम हो कौन। रोशी पूछती मेरी छोड़ो, पहले तुम बताओ तुम कौन हो, तुम्हारा मकसद क्या है। इतने बड़े गैंगस्टर के ऑफिस में अगर तुम घुसे हो तो तुम्हारा जरूर बहुत बड़ा इसमें सपोर्ट होगा पीछे से। इस पर ली भी पूछता है कि तुम बॉबी के ऑफिस में क्या कर रही हो, पहले ये बताओ। रोशी पूछती है क्या तुम नाथन के काले धन का डेटा चुराने आए थे ना। ली पूछता है ये तुम कैसे जानती हो, क्या तुम भी वही डेटा चुराने आई थी। रोशी कहता है अगर हमारा मकसद एक है तो क्यों ना हम दोनों पार्टनर्स बन जाएं। लेकिन दोस्तों ली कहता है पार्टनर बनना तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर क्या मैं और तुम एक दूसरे पर कभी विश्वास कर पाएंगे। भाई सवाल तो बिल्कुल सही पूछा ली ने। यहाँ से पैनी को दिखाते हैं जो बड़ी टेंशन में है कि ली को न जाने क्या हो गया होगा। एंड तब ली आता है। पैनी को तब तसल्ली होती है कि चलो इसको कुछ नहीं हुआ। वो कहती है मैंने तुम्हें ऑफिस से निकल जाने को कहा था ना, तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी। ली कहता है देखो एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, पर मैं अपनी जान पर खेलकर सारा डेटा कॉपी करके लेकर आया हूँ। कहकर वो पैनी को पेन ड्राइव देता है और वो भी उसे लैपटॉप में प्लग इन करती है। और यहाँ होता है एक बड़ा लेकिन मजेदार ट्विस्ट। पूरे पेन ड्राइव में दोस्तों सिर्फ पॉन्स फिल्म होती है और कुछ भी नहीं होता। सोचे ली की क्या हालत हुई होगी। वो अपने आप को कोसने लग जाता है कि मैं कैसा गधा हूँ जो इसे कॉपी करने के लिए जान पर खेल गया। लगता है ये बॉबी का बच्चा सिर्फ यही वीडियोस अपने लैपटॉप में रखता है। दूसरी ओर दोस्तों बॉबी नाथन को बताता है कि मेरे ऑफिस में कोई आया और मेरे लैपटॉप से सारे पॉर्न वीडियोस कॉपी करके लेकर गया। अब दोस्तों नाथन तो हमेशा की तरह आसमान सर पे उठा लेता है कि ये तुमने कैसे होने दिया है। तुम्हारे आदमी के घास चरने गए हुए थे, पैसे सेफ है या उन्हें भी चोर लेकर चले गए, और वैसे अब मैं तुम पे भरोसा कैसे करूं। तभी दोस्तों बॉबी का असिस्टेंट कहता है कि मुझे तो केन्या पर शक है, वही आपके काले धन के बारे में पता लगाने के लिए ये सब कुछ करवा रही होगी। नाथन कहता है कि तुम लोग ना उस पर कड़ी नजर रखना। यहाँ से दोस्तों उस वर्कर के मेमोरियल को दिखाते हैं जहाँ उसकी वाइफ, उसका भाई और केन्या उसे श्रद्धांजलि देते हैं। अब जेजे भी शोक मनाने की अच्छी एक्टिंग कर लेता है। हालांकि उसने वर्कर की वाइफ को अपना मुंह बंद रखने के लिए पैसे तो दे दिए थे। अब केन्या उस वर्कर की वाइफ से पूछती है आपके पति की मृत्यु को आपने एक्सीडेंट क्यों बना दिया, सच तो कुछ और ही है।
कहीं उन लोगों ने आपको पैसे देकर जबरदस्ती तो ये सब कुछ नहीं कहलवाया। एन वक्त पर वहाँ पर जेजे आ जाता है और केन्या से कहता है कि तुम्हें पता नहीं है, वो औरत अपने पति को खोकर पहले से परेशान है और तुम अपने फायदे के लिए खामखा उसको और दुख क्यों दे रही हो। केन्या पूछती है तुम कौन हो। जेजे बताता है कि मैं डोडो ग्रुप का डायरेक्टर हूँ। अच्छा, तो तुम ही हो जिसने पैसे देकर इस औरत का मुंह बंद करवाया है। देखो मैडम, मैं तुम्हारी चाल अच्छे से समझता हूँ। तुम्हारा पति जब मरा तो तुम पर कर्ज का बोझ लाद कर गया, ये मैं जानता हूँ, और उस कर्ज को चुकाने के लिए तुम इस तरह की पब्लिसिटी स्टंट्स कर रही हो। लगता है तुम्हारा मकसद डोडो ग्रुप पर कोई नया इल्जाम लगाकर हमसे पैसे ऐंठना है। वो कहती है कि मैं T9 की पूरी जांच कर रही हूँ और ऐसे खतरनाक गैस को तुम लोग अपने प्लांट में यूज करते हो, इसका तो मैं पर्दाफाश करके ही रहूंगी। तब देखते हैं कौन क्या है, और जब मैं कोर्ट में एविडेंस दूंगी ना, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कर क्या सकती हूँ। इस तरह जेजे का मुंह तोड़ जवाब देकर वो चली जाती है। अब यहाँ जेजे एंड्रयू के कान भरने लग जाता है कि तुम केन्या के साथ क्लोज होने की कोशिश करो और उसके पास हमारे खिलाफ जो भी एविडेंस है उसे छीन लो, तभी जाकर हम नाथन को रास्ते से हटा पाएंगे और फिर उसकी जगह तुम्हें मिलेगी। लेकिन दोस्तों, इन्हें बात करते हुए जिना देख लेती है और जेजे के जाने के बाद वो एंड्रयू से पूछ लेती है कि बताओ तुम दोनों किस बारे में बात कर रहे थे। एंड्रयू कहता है कि जेजे कह रहा था कि केन्या के पास जो एविडेंस है वो झूठा एविडेंस है, उसी के बारे में मुझे पता लगाना है बस। इस पर जिना कहती है तो मैं भी इस इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारा साथ दूंगी, अगर मैंने अच्छा काम किया तो कंपनी मुझे प्रमोशन देगी, है ना। एंड्रयू मन ही मन हंस लेता है कि बस इस नादान का मैं करूं क्या। वो कहता है कि ठीक है, तुम भी मेरे साथ इन्वेस्टिगेशन करो। अब आगे दिखाते हैं तो ये दोनों केन्या से बढ़िया दोस्ती बढ़ाने के लिए उसके साथ एक जगह खाना खा रहे होते हैं। तब उसे लैब से कॉल आता है और वो कहती है उस रिपोर्ट को संभाल कर रखिए क्योंकि उसमें T9 के खतरों के बारे में सारी डिटेल्स है। कहकर वो कॉल कट कर देती है और फोन को टेबल पर रखकर कुछ लेने के लिए जाती है। इसी बीच एंड्रयू उसके फोन से उस नंबर को नोट कर लेता है जिसने केन्या को अभी कॉल किया था। तो अगले सीन में तीनों उस लैब में जाकर रिपोर्ट ले लेते हैं, पर रिपोर्ट देखकर केन्या तो चौंक जाती है क्योंकि उसमें लिखा है कि T9 से कोई खतरा होता ही नहीं। लैब का इंचार्ज कहता है कि मैडम T9 असल में बहुत ही सेफ है, पिछली बार मेरे असिस्टेंट ने आपको कोई गलत रिपोर्ट दे दी थी, ये फाइनल रिपोर्ट है। दोस्तों, हुआ ये था कि असल में एंड्रयू ने इस लैब का नंबर ले लिया था और जेजे को बताया था। जेजे ने इस आदमी को बस पैसों का लालच दिखाकर झूठी रिपोर्ट बनाने के लिए कह दिया। अब केन्या परेशान हो जाती है। जिना पूछती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये रिपोर्ट गलत है। केन्या कहती है शायद तुम लोग डोडो ग्रुप के बारे में जानते नहीं, वो एक फ्रॉड कंपनी है, फ्रॉड, लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो लोग, और वो भी सिर्फ बिजनेस के लिए। ये कहकर दोस्तों वो चली जाती है। अब जेजे लैब में आता है और लैब इंचार्ज को पैसे देकर असली रिपोर्ट ले लेता है। उसमें लिखा था कि T9 बहुत ही खतरनाक केमिकल है। जेजे कहता है मैं जानता था कि नाथन जरूर कोई बड़ा कांड कर रहा है, अब उसे कोई नहीं बचा सकता। तभी वो इंचार्ज पूछता है जिसने झूठी रिपोर्ट केन्या को दिखाई थी कि सर आप अपना वादा तो पूरा करेंगे ना, मेरे लैब को डोडो ग्रुप स्पॉन्सर तो करेगा ना। जेजे कहता है उसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मैं देख लूंगा। यहाँ चेयरमैन की वाइफ चेयरमैन के स्टडी रूम में जाती है तो वहाँ उसकी डायरी होती है, उसके अंदर से शैलोमी की फोटो गिरती है, यानी एंड्रयू की माँ की फोटो दोस्तों। और दोस्तों, चेयरमैन के टेबल ड्रॉर में एक रिंग और शैलोमी का आईडी कार्ड होता है। बस यहाँ चेयरमैन की वाइफ चौंक जाती है कि चेयरमैन ने इन चीजों को यहाँ क्यों रखा हुआ है, और वो भी इतने साल के बाद। बस इतने में चेयरमैन का पी आ जाता है दोस्तों। चेयरमैन की वाइफ पूछती है क्या तुमने उनको सब कुछ बता दिया। वो कहता है कि हाँ, मैंने उनका नमक खाया, उन्हें सच बता दिया। लेकिन दोस्तों, चेयरमैन की वाइफ कहती है तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो जिसके लिए तुम्हें पछताना होगा, देखते रहना तुम। अब भी ये मोजो से मिलता है और कहता है मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दूसरी ओर चेयरमैन की वाइफ जेजे से कहती है मेरे पति अपने नाजायज बेटे को ढूंढने में लगे हुए हैं, इससे पहले कि वो उसका पता लगाएं, मैं चाहती हूँ कि तुम उस लड़के का पता लगाओ। यहाँ पे ये दोस्तों मोजो से कहता है चेयरमैन और शालोमी का एक बेटा है जो न जाने कहाँ पर है। चेयरमैन की वाइफ उसे ढूंढने में लगी हुई है, इससे पहले वो उसे ढूंढ निकाले तुम्हें उस लड़के को ढूंढ निकालना होगा और हम उसे चेयरमैन के पास लेकर जाएंगे, क्योंकि अगर वो लड़का चेयरमैन की वाइफ के हाथ लग गया ना तो वो जरूर उसे रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करेगी। हमें अपने चेयरमैन का वफादार रहना है, समझे। चेयरमैन को उनका बेटा मिलना ही चाहिए। दूसरी ओर चेयरमैन अपनी बेटी सिंडी की खूब तारीफ करता है कि उस साइड में तुमने कमाल कर दिया बेटी, कमाल की एक्टिंग की है, जिस वजह से हमारी कंपनी का मार्केट वैल्यू बहुत बढ़ गया और एड भी हिट हो गया है। यहाँ इसकी तारीफ हो रही होती है तो दूसरी ओर नाथन तो जल कर राख हो जाता है कि इस कंपनी में यही एक ढंग का काम मैं कर रहा था और ये काम भी सिंडी ने मुझसे छीन लिया। चेयरमैन भी कहता है कि आज से एड्स का काम सिंडी देख लेगी। अब कुछ टाइम के बाद चेयरमैन, नाथन और सिंडी लिफ्ट की ओर जाते हैं। दरवाजा खुलता है तो अंदर एंट्री होता है। वो चेयरमैन को यानी अपने पिता को देखने लग जाता है।
पर चेयरमैन तो जानता ही नहीं कि यही उसका नाजायज बेटा है। इतने में नाथन उसे डांटता है कि ये तुम्हें पता नहीं है क्या वीआईपी लिफ्ट है, इसमें तुम क्यों आ गए। एंड्रयू कहता है कि सॉरी सर, मुझे पता नहीं था, कहकर दोस्तों वो बाहर जाने लगता है। लेकिन चेयरमैन कहता है कोई बात नहीं, तुम भी हमारे साथ ही आ जाओ। अपने पिता को इतने करीब से देखकर एंड्रयू थोड़ा इमोशनल सा हो जाता है। चेयरमैन के दोनों बच्चों के साथ उसे प्यार से बात करता हुआ देखकर एंड्रयू बहुत दुखी होता है कि यही प्यार मेरा भी तो हक था, लेकिन इन्होंने मुझे अपने से दूर रखा, क्यों। वो बहुत परेशान होता है बेचारा। अब हम केन्या को देखते हैं जो एंड्रयू और जिना को लेकर जेल आई होती है। वो बताती है कि यहाँ एक विटनेस है जो डोडो ग्रुप के लैब में काम करता था, उसे T9 के बारे में अच्छी जानकारी है। असल में इस आदमी से मिलकर लौटते वक्त ही मेरे पति मर गए थे, इसलिए हमें उससे मिलना चाहिए और उसके जरिए हमें सच का पता चल सकता है। पर दोस्तों इतने में इनकी खबर जेजे को मिल जाती है और वो बॉबी से पूछता है कि कहीं वो जेल वाला बंदा अपना मुंह तो नहीं खोलेगा ना। पर बॉबी कहता है कि जेल में सब मेरे आदमी है, डोंट वरी। वो एक शब्द नहीं कहेगा केन्या से। दोस्तों जेल में जब केन्या उस विटनेस से पूछती है क्या तुम मुझे जानते हो, वो बहुत ही डरा हुआ लगता है और कहता है नहीं, मैंने तो आपको कभी देखा ही नहीं, मैं नहीं जानता आपको। पर केन्या कहती है अच्छा, तुम्हारे पास तो मेरा नंबर भी है ना, तुमने मेरे पति को T9 के बारे में कुछ बातें बताई थी, वो मैं भी जानती हूँ, तो प्लीज मुझे भी वो इन्फॉर्मेशन दो, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के जरिए कई लोगों की जान बच सकती है। पर विटनेस एकदम डरा सहमा होता है क्योंकि वहाँ का गार्ड भी बॉबी से पैसे लेकर उसके लिए काम करता है। वो कुछ नहीं बताता और अचानक दौरा पड़ने की एक्टिंग करने लगता है, इसलिए इन तीनों को बाहर भेज दिया जाता है और विटनेस को हॉस्पिटल। वहाँ पर बेड के साथ उसकी हथकड़ी लगाई होती है। पुलिस गार्ड ना कुछ देर के लिए बाहर जाता है लेकिन अपना मोबाइल टेबल पर छोड़ देता है एंड मौका पाकर विटनेस बड़ी मुश्किल से उस मोबाइल को उठाकर केन्या को कॉल करता है क्योंकि उससे केन्या का नंबर पता था। केन्या इस तरफ बहुत दुखी होती है कि विटनेस ने उसकी कोई मदद नहीं की, पर तब उसे विटनेस का कॉल आता है। लेकिन इससे पहले कि वो उसे कुछ बता पाता, गार्ड लौट आता है और अपना मोबाइल छीनकर रॉन्ग नंबर कह के कॉल काट देता है। और इसके तुरंत बाद ही वो बॉबी को कॉल करके कहता है कि इस विटनेस ने केन्या को कॉल करने की कोशिश की, इसका क्या करना है अब। बॉबी कहता है कि उसे खत्म करना पड़ेगा, तुम एक काम करो, उसे हमारे केयर सेंटर में लेकर आ जाओ, वहीं होगी उसकी खातिरदारी। और आज रात मैं एक पार्टी दे रहा हूँ, तुम भी आ जाना, समझे, मजे करेंगे। असल में दोस्तों बॉबी अपने ऑफिस के वेंट को ठीक कर रहा होता है क्योंकि ली ने उसको तोड़ दिया था एंड रिपेयर के काम के लिए एक आदमी आया होता है। वो वायरिंग वगैरह ठीक कर देता है और वापस करंट चालू हो जाता है। असल में दोस्तों वायरिंग का काम करने के लिए कोई और नहीं बल्कि पैनी का असिस्टेंट आया होता है। वो वायरिंग ठीक करने के बहाने बॉबी के ऑफिस में कैमरा फिक्स करके चला जाता है जिससे बाहर से पैनी और ली सब कुछ देख रहे होते हैं। पैनी पूछती है एक बात बताओ, तुम रोशी पर भरोसा करते हो क्या। ली कहता है नहीं, पर जरूर उसके पीछे कोई है जो उसे इंस्ट्रक्शंस देता है, तुम्हें क्या लगता है कौन होगा वो। पैनी कहती है या तो वो इंडस्ट्रियल स्पाई होगी या फिर NIA के लिए काम करती होगी। इस तरह दोस्तों पैनी लगभग रोशी की आइडेंटिटी का अंदाजा लगा लेती है। ली कहता है कि मैं उस पर भरोसा करूं या ना करूं, पर हाँ वो मेरी मदद जरूर करेगी क्योंकि हम दोनों का मकसद एक ही है। अगले सीन में दोस्तों ली और रोशी की बातें चल रही होती है। ली कहता है कि मैंने बॉबी के ऑफिस में कैमरा फिक्स कर दिया है, मैं उसके फुटेजेस तुम्हें भी दिखा सकता हूँ अगर तुम मेरी मदद करो तो। उस दिन जैसे तुम बार गर्ल्स के साथ बॉबी के ऑफिस में गई थी उसी तरह मुझे भी बॉबी के ऑफिस में काम दिला दो बस। रोशी कहती काम दिला दो, वो मेरा कोई रिश्तेदार है क्या जो मैं उसे कहूंगी और वो तुम्हें नौकरी पर रख लेगा। ली कहते नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, जिसने वहाँ घुसने में तुम्हारी मदद की थी ना उसी से कहो कि मेरी भी मदद करे, वरना मैं तुम्हें इस कैमरे का फुटेज नहीं दूंगा, याद रखना। रोशी के पास भी दोस्तों और कोई रास्ता नहीं होता और वो कह देती कि ठीक है मैं कोई तरकीब सोचती हूँ। तब इनकी टीम का एक और लड़का आता है जो रोशी को लेकर जरा पॉजिटिव है। वो परेशान हो जाता है कि ये हमेशा ली के साथ ही क्यों घूमती फिरती है। तो अब बॉबी के ऑफिस में लगे कैमरे से इन्हें पता चल जाता है कि वो असल में अपने गले में एक माला पहनता है जिसमें एक हार्ड डिस्क है, उसी में काले धन की सारी डिटेल्स है, पर उसे निकालना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि बॉबी उसे हमेशा गले में पहन कर रखता है। इतना ही नहीं, वहाँ एक पेंटिंग के पीछे एक सीक्रेट लॉकर है जो सिर्फ बॉबी के फिंगरप्रिंट से खुलता है। उसमें काले धन का हिसाब किताब, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे होते हैं। ली कहता है देखो तुम अगर उसे सेड्यूस करने में सफल रही तो हम उस हार्ड डिस्क और लॉकर दोनों को एक्सेस कर सकते हैं। रोशी कहती है सेड्यूस, अरे मुझे तुमने वो समझ के रखा हुआ है क्या, जाओ जाओ तुम जाओ और तुम उसे सेड्यूस करो, मैं फाइट कर सकती हूँ और तुम कहो तो उस बॉबी को जान से मार भी सकती हूँ, लेकिन ये सेड्यूस फेड्यूस मुझे नहीं आता। ली दोस्तों उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि देखो देखो जिस तरह माइकल को पकड़ने के लिए जिना ने रिस्क लिया था और आखिर हम माइकल को पकड़ने में सफल भी हो गए, वैसे ही इसे भी एक काम समझ कर ही कर लो ना तुम, इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं है हमारे पास। रोशी भी थोड़ा कन्विंस हो ही जाती है। तो ली कहता है सुनो मेरी बात, इस काम के लिए तुम्हें कोई ग्लैमरस ड्रेस पहनना होगा। दोनों अपने लिए नए ड्रेसेस खरीदते हैं
ली ने तो अपने लिए एक बारटेंडर का ड्रेस चुना था, क्योंकि रोशी ने क्लब में किसी से जान पहचान बना ली थी और उसी के जरिए ली को बॉबी के क्लब में बारटेंडर का काम मिल गया था। फिर ली रोशी को कोई पोज सिखाता है कि उसके सामने ये पोज दोगे तो उसको एकदम से तुम्हारी ओर अट्रैक्शन मिलेगा और फिर तुम उसे सेड्यूस करना, आंखें इस तरह, ओंठ इस तरह से, और फिर देखना वो कैसे तुम्हारे ऊपर लट्टू हो जाएगा। रोशी भी दोस्तों वो सब कुछ करती है, लेकिन उसकी नजर रोमांटिक होने के बजाय बहुत डरावनी दिखती है। ली उसको डांटता है कि अरे भाई क्या कर रही हो, ऐसे घूरोगी तो वो तुम्हें गोली से उड़ा देगा उसी समय। तब दोस्तों ली उसको फिर सिखाता है कि तुम्हें कैसे करना है। इस तरह पूरी तैयारी करके दोनों क्लब में जाते हैं। बॉबी सारे बारटेंडर्स को ध्यान से देखता है और ली को देखकर पूछता है ये तो नया लग रहा है, कौन है ये? उसकी एक असिस्टेंट होती है जो बताती है ये न्यू अपॉइंटमेंट है सर। ली सर झुकाकर डायलॉग मारता है कि मैं पूरी ईमानदारी से आपके लिए काम करूंगा सर। बॉबी को भी उस पर विश्वास हो जाता है। फिर वो रोशी की तरफ मुड़ता है तो वो वही सब कुछ करती है जो ली ने उसको सिखाया था, और उससे रोमांटिक अंदाज में कुछ होता नहीं और वो आंखें फाड़कर बॉबी को घूरने लग जाती है। बॉबी उसको डांटता है कि कौन है ये, मैं भूत हूँ क्या जो तुम मुझे ऐसे देख रही हो, और ये क्या बेकार सा ड्रेस पहन के रखा हुआ है तुमने, चेंज करो इसको वरना काम से अभी निकाल दूंगा। उसके जाने के बाद रोशी ली को काफी सुनाती है कि देख लिया तुमने, तुम्हारा ये तरीका सेड्यूस करने का देख लिया, हो गया ना फेल। अब ली की भी कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करूं। वो कहता है लगता है ये बॉबी अलग ही किस्म का आदमी है, खैर मेरे पास एक और आइडिया है। ये कहकर दोस्तों ली अचानक बेवजह रोने लग जाता है। रोशी डर जाती है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया कि तुम रो रहे हो। ली कहता है यही तो मेरा नया आइडिया है, तुम बॉबी के सामने आंसू बहाओगे तो जरूर उसका दिल पिघल जाएगा, फिर चाहे वो जितना भी पत्थर दिल इंसान क्यों ना हो, उसे तुम पर तरस आएगा ही आएगा, और वो तरस अट्रैक्शन में बदल जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। चलो ये भी ट्राई करके देख लेती हूँ। ये सोचकर रोशी बॉबी के सामने रोने लगती है। वो पूछता है कि यहाँ कर क्या रही हो तुम, लेकिन उसकी आंखों में आंसू देखकर वो गुस्से में अपनी असिस्टेंट को बुलाता है और कहता है कि इससे कहो कि रोती हुई लड़कियां मेरे क्लाइंट्स को बिल्कुल पसंद नहीं होती, अगर ये फिर कभी रोएगी ना तो इसको बोल दो कि नौकरी से निकाल दूंगा मैं। अब आगे दिखाते हैं कि रोशी ली को पीट रही है, उसका गला दबाने लग जाती है कि आइंदा ऐसा बेहुदा आइडिया दिया तो तुम्हारी जान ले लूंगी। हाँ मैं अपना खुद का आइडिया सोच लूंगी, समझे, तुम बस अपना मुंह बंद रखना। ली भी चौंक जाता है कि देखने में तो कितनी दुबली पतली है भाई, इसके अंदर इतनी स्ट्रेंथ कहाँ से आ रही है। दूसरी ओर दोस्तों किमी इलेक्शन कैंपेन शुरू कर चुकी है और वो डोडो ग्रुप के खिलाफ नारा लगाती है कि ऐसी बड़ी कंपनीज को हमें बंद करवा देना चाहिए जो लोगों की जान के साथ खेलते हैं। वो नेक काम मैं करूंगी, इसलिए मुझे वोट दीजिए। नील और पैनी कुछ दूर पर कार में बैठे ये सब कुछ देख रहे होते हैं। लगता है पैनी ने नील के साथ भी दोस्ती कर ली है और उससे भी कुछ इन्फॉर्मेशन जुटाने की कोशिश कर रही है। वो नील से कहती है कि किमी का इन्फ्लुएंस दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, लोग उस पर विश्वास करने लगे हैं। नील कहता है कि अब तो हम सिर्फ पैसों के बल पर ही इसके इन्फ्लुएंस को तोड़ सकते हैं, इसके लिए मुझे जेजे से बात करनी पड़ेगी क्योंकि वो नाथन से कहकर पैसों का इंतजाम करेगा। ये सुनकर पैनी समझ जाती है कि अब नाथन इस इलेक्शन के लिए अपना काला धन यूज करने वाला है। अगर उन पैसों को ट्रैक करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि नाथन का सारा काला धन कहाँ पर है, और दोस्तों वो ये बात ली को बता देती है। दूसरी ओर एंड्रयू और जिना उसी हॉस्पिटल में वॉलंटियर्स बन जाते हैं जहाँ केन्या काम करती है। असल में वो केन्या की जासूसी कर रहे हैं और जब वो कुछ पेशेंट से बात करते हैं ना तो वो बताते हैं कि हम केन्या का मुंह तक नहीं देखना चाहते, वो बहुत ही बुरी औरत है। इस तरह दोस्तों वो केन्या की भरपूर बुराई करने लगते हैं, पर जिना को न जाने क्यों इन लोगों की बातें झूठी लगती है। फिर वो एक छोटी बच्चे को खाना देने जाती है पर वो बच्ची कहती है मुझे नहीं खाना। इतने में केन्या आ जाती है और जिना से कहती है कि तुम जाओ, इसे मैं संभाल लूंगी, ये मेरी बेटी है। ये सुनकर जिना चौंक जाती है भाई। वो बच्ची केन्या से कहती है मम्मी मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे किसी और हॉस्पिटल में लेकर जाओ ना, यहाँ सब लोग आपकी बुराई करते हैं बस, और मुझे बहुत बुरा लगता है जब आपकी कोई बुराई करे। केन्या बहुत इमोशनल होकर कहती नहीं बेटी, इस हॉस्पिटल में ही तुम्हारे मर्ज की दवा है, इसलिए हमें यहीं पर तुम्हारा ट्रीटमेंट करना होगा। फिर जिना उससे अकेले में मिलती है तो वो बताती है कि असल में मैं भी डोडो ग्रुप के लैब में काम करती थी। उस वक्त पहली बार T9 का लीकेज हुआ था, तब मेरी ये बच्ची मेरे पेट में थी, उस लीकेज की वजह से इसको कैंसर हो गया। पता नहीं अभी और कितने दिन सरवाइव कर पाएगी। अब तक सिर्फ मेरी बेटी ने ही इस डॉक्यूमेंट पर साइन किया है जिससे कि उसका ऑटोप्सी किया जा सके, और मैं नहीं चाहती कि जो मेरी बच्ची के साथ हुआ ना वो किसी और के साथ हो या किसी और के बच्चे के साथ हो। लेकिन पता नहीं बाकी पेशेंट्स इस डॉक्यूमेंट पर साइन करने को तैयार ही नहीं है। ये सुनकर दोस्तों जिना को बुरा लग जाता है और अब उसे यकीन होने लगता है कि शायद केन्या सच कह रही है और डोडो ग्रुप में वाकई T9 का यूज किया जा रहा है और उसका लीकेज भी पक्का हुआ होगा। इतने में केन्या को कॉल आता है और उसकी बेटी सांस लेने में बड़ी तकलीफ सह रही होती है। वो बेचारी घबराकर बेटी को देखने भागती है, तभी उसका फोन गिर जाता है और एंड्रयू वहाँ पर पहुँच जाता है। इसी बीच केन्या के फोन पर एक कॉल आता है जो कि डोडो ग्रुप के केयर सेंटर का नंबर है। ये देखकर जिना तुरंत फोन लेकर उस कॉल को अटेंड करती है। असल में वो विटनेस कॉल कर रहा है दोस्तों, जिसे केन्या जेल में मिली थी ना, और जेजे के कहने पर उसे डोडो ग्रुप के केयर सेंटर में शिफ्ट कर दिया गया था, याद है ना आपको। वो घबराकर कहता है कि मैडम मैं आपको सारा सच बता दूंगा, लेकिन प्लीज मुझे इस केयर सेंटर से निकालिए वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे यहाँ पर। तब ये सुनकर जिना कहती है कि डरो मत, हम अभी आ रहे हैं।
फिर कॉल कट करके वो आदमी फोन को बाहर फेंक देता है। इतने में वो डॉक्टर्स दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। तब जिना को दिखाते हैं जो एंड्रयू को बताती है हमें उस आदमी की मदद के लिए अभी निकलना होगा। मुझे तो लगता है कि केन्या सच कह रही है, पर एंड्रयू कहती नहीं 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 नहीं, हमें यहाँ केन्या पर ही नजर रखनी होगी। देखा नहीं तुमने केन्या कितनी बुरी औरत है, क्या कह रहे थे लोग, अपनी बेटी से उसने उस बच्ची की ऑटोप्सी कराने के लिए साइन कर लिया। पर जिना कहती है मुझे अब डोडो ग्रुप पर ही शक होने लगा है, कहीं वो कुछ गड़बड़ी तो नहीं कर रहे। ये सुनकर तो एंड्रयू भड़क जाता है, अच्छा जिस कंपनी ने तुम्हें नौकरी दी उसी पर शक कर रही हो, तुम ठहरो मैं अभी जेजे को बताता हूँ। वो बाहर जाकर जेजे को कॉल करता है और बताता है वो विटनेस जिससे केन्या मिली थी वो कोई सच बताने वाला है, उसका कुछ करो जल्दी। पर जेजे कहता है कि अगर वो विटनेस नाथन के खिलाफ कुछ कहने वाला है तो जरूर तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, उसकी बातें ध्यान से सुनो ताकि हम उसे नाथन के खिलाफ विटनेस के तौर पर इस्तेमाल करें और नाथन को फिर रास्ते से हटा दें, तभी तो तुम नाथन की जगह ले पाओगे, क्या सोच रहे हो। पर जेजे प्रॉब्लम तो ये है कि डोडो ग्रुप के हॉस्पिटल में तो सिर्फ पेशेंट्स की फैमिली को अलाउ करते हैं ना। जेजे कहता है कि हाँ लेकिन लॉयर्स को अलाउ किया जाता है, तुम विटनेस के लॉयर बनकर जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। यहाँ से दोस्तों सीधे हॉस्पिटल में दिखाते हैं जहाँ डॉक्टर विटनेस को कोई जानलेवा इंजेक्शन लगाने वाले हैं। पर एन वक्त पर जेजे कॉल करके कह देता है कि उस आदमी का लॉयर बाहर वेट कर रहा है, जाओ उससे मिलो। डॉक्टर घबरा जाता है कि इस आदमी का कोई लॉयर भी है क्या। वो बाहर आता है तो एंड्रयू और जिना खड़े होते हैं। वो खुद को विटनेस के लॉयर्स बताते हैं और कहते हैं कि हमें अपने क्लाइंट से मिलना है और अकेले में बात करनी है, अकेले में। डॉक्टर भी घबराकर उन्हें विटनेस के कमरे में भेज देते हैं। इनको देखकर विटनेस चौंक जाता है कि आप लोग कौन है। जिना उसे चुप कराकर पूछती है एक बात बताओ, तुम्हें ये लोग मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, अगर तुमने सच बताया तो हम तुम्हें जान से बचा लेंगे। तब जाकर वो शांत होता है और बताता है मैं डोडो ग्रुप के T9 केमिकल लैब में एक रिसर्चर था। जब मुझे एहसास हुआ कि T9 कितना खतरनाक है तो मैंने केन्या के पति को उसके बारे में सब कुछ बताया। उसने अपने फोन में मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, उसमें मैंने T9 की पूरी डिटेल्स बताई थी। अच्छा पर वो फोन है कहाँ पर। यहाँ से दोस्तों बॉबी को दिखाते हैं जो अपना सेफ खोलता है और उसी के अंदर वो फोन भी होता है, मतलब केन्या का पति का फोन। वो सेफ को बंद करता है तो डॉक्टर उसे कॉल करके कहता है उस विटनेस का लॉयर उससे मिलने आया है। बॉबी लॉयर का नाम पूछता है तो डॉक्टर बताता है उसका नाम जिना है। बॉबी कहता है जिना, और उस नाम की कोई लॉयर ही नहीं है। और दोस्तों क्योंकि ली बॉबी के ऑफिस में रखे कैमरे के जरिए सब कुछ सुन रहा था तो वो समझ आता है कि शायद जिना वहीं गई होगी, वही मतलब दोस्तों उस आदमी से मिलने के लिए। बॉबी आगे डॉक्टर से कहता है कि उन दोनों लॉयर्स को मत छोड़ना कैसे भी करके, वो जरूर जासूस होंगे। इसी बीच ली तुरंत जिना को कॉल करता है पर वो कहती है मैं बिजी हूँ, बाद में कॉल करूंगी। अब इससे पहले वो कट करे ली पूछता है क्या तुम दोनों डोडो ग्रुप के हॉस्पिटल में हो। जिना चौंक जाती है कि तुम्हें कैसे पता चला। ली कहता है कुछ भी करो वहाँ से जल्दी निकलो, वहाँ खतरा है, तुम्हारी जान को खतरा है, जल्दी निकलो। और इसी वार्निंग के साथ होता है दोस्तों पार्ट 10 का दी एंड। इंतजार कीजिए पार्ट 11 का और अगले पार्ट्स को देखना चाहते हैं तो सीरीज को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, लग रही है अच्छी तो लाइक करें, बाकी ध्यान रखेगा अपना एंड फाइनली थैंक्स फॉर